नमस्कार, मेरा नाम मानसी दुबे है और आप देख रहे हैं आयोन भारत। सरकार एनडीए की बनी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। विपक्षी दलों के सारे नैरेटिव को धता बताते हुए बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई। अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी सरकार 3.0 में कितने अल्पसंख्यक मंत्री हैं। बता दें कि वैसे तो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले 5 नेताओं को इस कैबिनेट का हिस्सा बनाया है, लेकिन इस सरकार में किसी भी मुसलमान नेता को कोई जगह नहीं मिली। इसी मुद्दे पर डिटेल चर्चा के लिए हमारे साथ आयोन भारत की डायरेक्टर, पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार अर्चना सिंह जुड़ी हैं। अर्चना जी, मोदी सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है, इस पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? मोदी कैबिनेट ने कल शपथ ली। मोदी सहित 72 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह भव्य था और इसमें 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी और माइनॉरिटीज के 5 मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन इस देश में क्या है, माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम को माना जाता है। पारसी जो 0.5% है उनको माइनॉरिटी नहीं माना जाता। सिख माइनॉरिटी नहीं गिने जाएंगे, बुद्ध माइनॉरिटी नहीं गिने जाएंगे। माइनॉरिटी वो है जो सेकंड मेजॉरिटी है इस देश में, जो दूसरा सबसे बड़ा धर्म के लोग हैं वो माइनॉरिटी है, बाकी कोई माइनॉरिटी नहीं है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि किसी मुसलमान को क्यों नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। सबसे पहली बात, अगर कोई मुस्लिम मंत्रिमंडल में होगा, मंत्री होगा, सरकार में शामिल होगा, तो वो मुसलमानों के लिए काम करेगा। ये सोच ही बड़ी बेकार है। अगर ऐसा हुआ होता तो आजादी से लेके अब तक मुस्लिमों का इतना तुष्टीकरण किया कांग्रेस ने, मुस्लिमों की हालत बेहतर हो गई होती। तब भी सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को बेसिक शिक्षा भी नहीं मिलती है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हर तरह से सुधार की जरूरत है। ये सब कांग्रेस के राज में ही हुआ ना मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को नुमाइंदगी तो दे रहे थे, लेकिन कर क्या रहे थे? मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। इसीलिए ये एक तरह का नैरेटिव चलाया जाता है। दूसरी बात, मोदी मंत्रिमंडल में क्यों एक भी मुसलमान होना चाहिए? जब मुसलमानों ने वोटिंग सिर्फ इसलिए की कि मोदी हारे, बाकायदा सभाएं की गई, कितने सारे वीडियो हैं। मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं इस बार जिस तरह से वोटिंग की गई, जो बात कही गई वो इससे पहले कभी नहीं कही गई। कहा गया ना आप धर्म देखिए, ना आप जाति देखिए, ना आप कैंडिडेट देखिए, ना आप पार्टी देखिए, आप सिर्फ एक चीज देखिए कि कौन व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी को हरा सकता है, यानी जो मोदी को हराया आप उसको वोट करिए। यानी एक पूरी कौम सिर्फ मोदी को हराने के लिए वोट दे रही है। आप किसी को वोट दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते, आपकी मर्जी। यादव है, वो तेजस्वी यादव को बिहार में वोट देते हैं, उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव को वोट देते हैं, लेकिन वो उनको जिताने के लिए वोट देते हैं। वो इसलिए वोट नहीं करते एकजुट होकर कि मोदी हारे। यहां पर ऐसे ही वोटिंग होती है और इसको लेकर बाकायदा लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है। इतनी भारी संख्या में वोटिंग हुई मुस्लिम इलाकों में, हर एक मुसलमान का वोट कास्ट किया गया है, हर एक मुसलमान का वोट पड़ा है, एक भी वोट बेकार नहीं हुआ है। और सबने सिर्फ इसलिए वोट दिया ताकि मोदी सत्ता में ना आए। उनको हर एक योजना का लाभ मिला, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जल की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सिलेंडर मिलना हो, सब जितनी सरकारी योजनाएं, जाहिर सी बात है सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो सब में एक बराबर लागू होती हैं। और इस सरकार की तो ये खासियत है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपनों को मिले या किसी वर्ग को मिले, किसी को नहीं मिले। जो एलिजिबल है, जो हायरार्की में है, जो लिस्ट में है, उस सबको मिलेगा। और सरकारों में आपको लग रहा होगा कि ऐसी बात क्यों, सरकार तो सभी, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आती तो एक वर्ग को अलग तरह से फायदा पहुंचाया जाता, जो उसका वोटर है, जो वोटर है उनको, यादवों को सबसे ज्यादा फायदा होता है। ये फैक्ट है, ये दिख जाएगा, ये किया हुआ है। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कोई आरोप, उनका जो बड़ा से बड़ा दुश्मन भी है ना, राजनीतिक दुश्मन की बात मैं कर रही हूं, वो भी ये एक आरोप नरेंद्र मोदी पे नहीं लगा सकता है। सरकार पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करती है,
सरकार अपनी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को पहुंचाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मकसद ये नहीं कि सिर्फ आप वोट लीजिए, आप सत्ता में आइए, आप सरकार बनाइए और मलाई खाइए। नरेंद्र मोदी का मकसद 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। अगर आपको विकसित भारत बनाना है, अगर आपको देश को आगे ले जाना है, तो आप एक वर्ग को पीछे नहीं छोड़ सकते। अगर आप एक वर्ग को पीछे छोड़ देंगे तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबको साथ लेकर चलना ही होगा। लेकिन मंत्रिमंडल में जगह क्यों दी जाए जब आप एक वोट नहीं देते हैं? 1 से 2% से ज्यादा वोट कभी भी मुसलमानों का बीजेपी को नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सारे प्रयास किए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन ये प्रयास क्या एक तरफ से होगा? एक तरफा ताली आखिर कब तक बजेगी? कोई तो वक्त आएगा ना जब लगेगा कि हाँ, हम जिनके लिए कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। इतने लंबे समय से पहले जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, नैरेटिव चलाया गया कि बस अब तो संविधान खत्म हो जाएगा, अब मुस्लिमों को यहाँ पे परेशानी होगी, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी तंत्र में सुनवाई नहीं होगी। 2019 में वही और अब 2024 में वही। और क्या मुस्लिम इतने समय से देख नहीं रहे कि देश में किस तरह से काम हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से मुसलमानों को साथ लेकर चलने के लिए कहते हैं। पसमानदा मुसलमानों के लिए तो खास तौर पर वो बात करते हैं। उन्होंने जब बीजेपी की बैठक हुई थी तब उसके बाद कहा था कि आप जाइए, मिलिए मुसलमानों से, अपने कार्यकर्ताओं को बोला आप एक्सपेक्ट मत करिए वो आपको वोट देंगे, लेकिन आप उनके पास जाइए, उन बात करिए, अपनी योजनाएं बताइए, उनकी मुश्किलें जानिए। लेकिन यह प्रयास एक तरफा होता रहेगा। और उसके बाद मंत्रिमंडल में जगह, क्या बीजेपी अगर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी तो उसको जिताएंगे मुस्लिम, मिलके उसको हरा देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट होने के बावजूद हरा देंगे। फिर कहेंगे कि मंत्रिमंडल में मुस्लिमों को क्यों जगह नहीं मिली। उसके बाद अलग अलग तरह का नैरेटिव चलाया जाएगा, अलग अलग बातें बताई जाएंगी। लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि इन्हीं लोगों ने, जो आम मुसलमान है उसका दोष नहीं है, लेकिन जो ये लोग हैं ना जिन्होंने ठेकेदारी ली हुई है मुसलमानों की, ये बताते हैं कि आप मोदी को वोट देंगे तो आपके साथ बुरा होगा, आप मोदी को वोट नहीं दीजिए। सबसे बड़े उदाहरण आपको मिलेंगे। अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक व्यक्ति था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, मुस्लिम था, वो बीजेपी जीती, उसने खुशी मनाई, उसको मार दिया गया। मतलब इतनी नफरत उस मुसलमान से जो मोदी की जीत पे खुश हो, ये खुद ही उसका बहिष्कार कर देते हैं, उसको मानते नहीं है अपने धर्म में, उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। ये वो लोग हैं। और उसके बाद जो इनके नैरेटिव चलाने वाले हैं वो ये बताएंगे कि मोदी मंत्रिमंडल में क्यों किसी मुसलमान को जगह नहीं दी गई। तो इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि जब आप पॉलिटिकल वोटिंग करते हैं सिर्फ मोदी को हराने के लिए, तो आपको क्या अधिकार होता है ये कहने का कि मोदी मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं है? ये सवाल उठाने के आप हकदार ही नहीं हैं। ये सवाल उठाने के आप हकदार उस दिन होंगे जिस दिन आप नीतियों को देखकर, सरकार के कामों को देखकर, सरकार ने लोगों के लिए क्या किया, सरकार देश के लिए क्या कर रही है, जब आप ये देखकर वोट करेंगे तब उसके बाद इस सवाल के आप हकदार होंगे। जब तक आप एक मुश्त वोट बैंक की तरह सिर्फ कहने पर अपने धर्मगुरुओं के सो कॉल्ड ऐसे लोग जो हमेशा सरकारों से फायदा उठाते रहे हैं, और मुसलमानों के जो ठेकेदार हैं दरअसल सारी जो मलाई है सत्ता की वो खाते रहे हैं। आज तक कभी भी कोई फायदा आम मुसलमान को क्या इन लोगों ने दिया है? कभी नहीं दिया। ये सत्ता की बाह मरोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे हैं। सिर्फ अपने लिए इनको अच्छे पद मिलते रहे, इनके पास गाड़ी रहे, इनकी बातों की सुनवाई होती रहे, बस ये यही करते रहे और आम मुसलमानों को ये बीजेपी के नाम पे डराते रहे हैं। और इसी डर की राजनीति की वजह से ये मुस्लिम वोट एकजुट होता है और एक पार्टी को पड़ता है, जो इस बार उत्तर प्रदेश में दिखा। समाजवादी पार्टी को मिला, वोट बटा नहीं। समाजवादी पार्टी ने इस बार बड़े ही तरीके से, अखिलेश यादव ने टिकट बांटे, सिर्फ 6 मुस्लिम उन्होंने कैंडिडेट उतारे, 4 उन्होंने यादव कैंडिडेट उतारे, बाकी सारे ओबीसी, बैकवर्ड, दलित उन्होंने कैंडिडेट उतारे। दूसरी तरफ मायावती ने सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, लेकिन सब उनके कैंडिडेट हार गए। इसकी वजह सिर्फ यही रही कि यह संदेश दिया गया कि आपको नहीं देखना है धर्म। पता था बीएसपी का कैंडिडेट हरा नहीं पाएगा मोदी को, बीएसपी का कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं हरा पाएगा। वो कर सकते हैं तो समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, सबसे बड़ा सबूत है। इसीलिए समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई, कांग्रेस की 6 सीटें आई, क्योंकि मुस्लिम वोट एकजुट होकर
एक तरफ पड़ा ताकि मोदी को हराया जा सके। तो जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं, जिनको लगता है कि मोदी आएगा तो मुश्किल होगी, उनके लिए मोदी का 10 साल का कार्यकाल जो देश में प्रधानमंत्री के तौर पर है, उसमें वो क्या बता सकते हैं कि कब कोई ऐसी योजना बनी जो मुस्लिमों के खिलाफ थी? ऐसा क्या चीज हुई जो मुसलमानों के लिए नहीं की सरकार ने, सिर्फ हिंदुओं के लिए की? या कौन सा ऐसा प्रिविलेज है जो हिंदुओं को दिया गया और मुसलमानों को नहीं दिया गया? ऐसा जब आप इनसे पूछेंगी तो इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन इनको अपनी भागीदारी चाहिए, इनको अपना हिस्सा चाहिए, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो ये मोदी को हराने के लिए वोट देंगे। इसीलिए जिन्होंने मोदी को हराने के लिए वोट दिया था, उनको ये सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और बिल्कुल बैलेंस्ड मंत्रिमंडल है, ऐसा ही मंत्रिमंडल होना चाहिए। सरकार काम करे सबके लिए, लेकिन जो वोट नहीं देते वो ये बात ना कहें कि हमें मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिली। तो जैसा कि अर्चना जी ने बताया कि मोदी सरकार चाहे राज्य में हो चाहे देश के लेवल पर हो, वो मुसलमानों समेत सारे धर्मों के लिए एक बराबर काम करती है, नीतियां लागू करती है। तो जो भी विपक्षी दल ये एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को कैबिनेट में जगह क्यों नहीं मिली, उसका जवाब आपको आज इस वीडियो के जरिए मिल गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल आयॉन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।